बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहीम है, जो इस सारी कायनात का मालिक और खालिक है। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, अब मेरा तारुफ क्या है? मेरा तारुफ ये है कि मेरा नाम उस्मान गनी है। मेरा नाम उस्मान गनी जक्कड़ है। मैं आपका टीचर और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। तो दोस्तों, अब मैं जैसा कि हम पहले देखेंगे, आप अगर मेरे चैनल को देख रहे हैं तो आप अगर देखें कि मेरे पहले गुज़िश्ता लेक्चर्स आप तक पहुंच रहे हैं, तो हमने शुरू कहाँ से किया था और अब हम कहाँ आ चुके हैं। तो पहले दोस्तों, हम फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 शुरू किया। चैप्टर नंबर 2 के पहले हमने सारी थियोरेटिकली लर्न किए। उसके बाद हमने चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स किए, तो उसके शॉर्ट्स किए और उसकी एग्जांपल्स की। तो दोस्तों, सब कुछ हमने उसका किया, कुछ भी नहीं छोड़ा। तो अब दोस्तों, हमें क्या ज़रूरत है? उसके बाद हम चैप्टर नंबर 3 पर आ गए। तो दोस्तों, हमने चैप्टर नंबर 3 में क्या पढ़ा? उसमें थियोरेटिकली ऑलराउंड्स हमने डन किए। उसके बाद हमने उसके न्यूमेरिकल्स किए, उसके न्यूमेरिकल्स किए, उसके शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं अभी, और उसकी एग्जांपल्स भी करनी है। तो दोस्तों, आप लोग अगर मेरी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, तो आपके पास मेरी तमाम जो मैंने वीडियोस बनाई हैं तो वो आप तक पहुंचते रहेंगे। दोस्तों, एक तो मैं फिजिक्स के लेक्चर्स देता हूँ, दूसरा फिजिक्स के अलावा मैं आपको और क्या, मेरा एक चैनल बायोलॉजी के बारे में भी है। तो उसमें मैंने बायो के बारे में आपको बताया। उसमें मैंने चैप्टर नंबर 1 बायो का किया है। तो इसी तरह मैं सारी की सारी वीडियोस बनाता रहूँगा, क्योंकि मेरी पहले भी आपके पास फिजिक्स की चैप्टर नंबर 2 की और बायो की चैप्टर नंबर 1 की हाफ वीडियोस आ चुकी हैं। तो दोस्तों, इसी तरह आज का हमारा टॉपिक क्या है? तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एग्जांपल्स ऑफ चैप्टर नंबर 3। तो एग्जांपल हमने करनी है चैप्टर नंबर 3। उससे पहले आप एक बात गौर से सुन लें कि पहली बात तो ये है कि आप लोग मेरे साथ कोऑपरेट करें। मैं जो करता हूँ तो इधर समझते रहें। तो दूसरी बात ये है कि दोस्तों, आपने क्या करना है कि आपने जो आपको समझ नहीं आ तो वो आप जाएं कमेंट सेक्शन में, देयर इज अवेलेबल ऑन द यूट्यूब। सो अगर आप यूट्यूब पर कमेंट सेक्शन पर जाते हैं तो आप उधर जाकर मेरा नाम सर्च करें, और जो आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो उन वीडियोस को लाइक भी करें और उन वीडियोस को सब्सक्राइब भी करें। और इसके अलावा एक और बात कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक और सब्सक्राइब तो लाजमी करें। उसके बाद ये और बात कि आप कमेंट सेक्शन में लिख दें कि आपको ये बात अच्छी लगी, कि आपने ये अच्छे तरीके से पढ़ाया। अगर आपको कुछ समझ नहीं भी आ रही तो आप क्या करें, आप कमेंट सेक्शन में जाएं और लिख दें, भाई दोस्त हमें ये समझ नहीं आई। तो इसके लिए ये आपको मैंने प्रोसीजर बता दिया है। तो हर कोई परफेक्ट नहीं होता, एवरीबॉडी इज नॉट परफेक्ट। मैं आपसे हमेशा एक बात करता रहता हूँ कि आप लोग कभी परफेक्ट नहीं हो सकते, या मैं कभी परफेक्ट नहीं हो सकता। इंसान से गलती हो जाती है तो आप मुझे बता दें तो मैं अपनी गलती ठीक कर दूँ, तो वो इंसान बेहतर है जो अपनी गलती को ठीक करे। तो इसी तरह उम्मीद है कि आप मेरा साथ देते रहेंगे और कमेंट सेक्शन में मुझे बताते रहेंगे कि क्या आपको पसंद वीडियो आई हैं या नहीं आई।
तो नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में लिख दें कि ये हमें बात समझ नहीं है तो मैं समझा दूँगा। तो पहली बात ये है कि अब हम चैप्टर नंबर 3 की एग्जांपल्स करने वाले हैं। तो मैं बुक लेता हूँ, पहले उसकी स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। तो इससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूँ कि न्यूमेरिकल्स में पहला स्टेप, न्यूमेरिकल्स का जो पहला स्टेप है, एग्जांपल्स सॉल्व करने का जो पहला स्टेप है, तो दोस्तों वो हमारे पास है पड़ा कि स्टेटमेंट को फिल विद फुल हीड एंड अटेंशन रीड किया जाए। The statement should be the first precautions. The statement should be read with full attention and full heed. तो यानी कि जो इबारत है तो उसे आप पूरी तवज्जो, पूरे गौर और पूरे फिक्र के साथ अगर आप उसे पढ़ते हैं तो ये आपका पहला स्टेप हुआ, क्योंकि एवरी क्वेश्चन हैज आंसर इन इट्स क्वेश्चन। तो यानी सवाल के अंदर जवाब मौजूद होता है। उम्मीद काफी है कि आपको ये बात समझ आ रही होगी। तो आप पहले के यही करें कि मेरे साथ ताउन करें। दूसरा ये है कि आप तो दो मैंने स्टेप्स बता दिए हैं, जब आप ये दो स्टेप्स कर लें तो थर्ड स्टेप क्या है? स्टेटमेंट लिख ली, गौर से पढ़ लिया, फुल अटेंशन से, ह्यूज से फुल अटेंशन से पढ़ लिया। तो फर्स्ट यू आप लिखें, यू राइट गिवन डाटा। तो आप जब गिवन डाटा लिखेंगे तो उसमें देखेंगे स्टेटमेंट में हमें क्या क्या चीज़ दी गई है। तो हमें वो स्टेटमेंट में बहुत सारी चीज़ें देता है और बहुत सारी चीज़ें नहीं देता। तो जो हमें देता है तो वो गिवन होता है और जो हमें नहीं देता तो वो हमने फाइंड करना होता। तो आप जब देखेंगे कि हमें वो ये चीज़ दे रहा है तो आप अपना दिमाग लगाएंगे, योर इंटेलिजेंसी टेस्ट होगी। तो आपकी जहानत का टेस्ट होगा कि आप देखेंगे कि उसमें ये हमें दी गई है और हमने ये फाइंड करना। तो जब ऐसा करेंगे तो आप फिर गिवन में देखेंगे हमें ये दी गई, हमने ये फाइंड करना है, और ये देखेंगे कि ये चीज़ गिवन वाले फार्मूले से फाइंड हो सकती है या कोई ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ है कि जिससे हम फाइंड करने के बाद जो हमने फाइंड करना है उसे फाइंड कर सकते हैं। तो पहली बात यह है कि देखें, एक एग्जांपल दे देता हूँ। तो एग्जांपल क्या है? तो एग्जांपल ये है कि आपको फोर्स फाइंड करनी है। तो गिवन डाटा में आपको m और t दिया गया है और v दिया गया है। तो आप हैरान हो जाएंगे कि फोर्स का फार्मूला तो F = ma है। तो है ना ये हैरानी की बात। अब फोर्स कैसे फाइंड करें? तो इसका मकबूल फार्मूला, तो अब फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो का फार्मूला क्या है? F = m/t/v। तो ये इसका फार्मूला है। तो आप अगर इस फार्मूले में पुट करेंगे तो आंसर आएगा। और उसके अलावा ये देखेंगे आपने डिस्टेंस फाइंड करना है कहीं, तो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी भी है, टाइम भी है, तो आप डिस्टेंस तो फाइंड उस फार्मूले से कर नहीं सकते, उससे एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। और जब आपको एक्सेलरेशन फाइंड हो जाएगी तो देन यू फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम सेकंड और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो उम्मीद काफ़ी है कि आपको ये बात समझ आ रही होगी कि अब ये करने के बाद आप इसका आंसर निकालने के बहुत ही करीब हो जाएंगे। तो दोस्तों आज हम पहले चैप्टर नंबर 3 की पहली एग्जांपल के बारे में डिस्कस करेंगे कि उसमें हमें क्या गिवन दिया गया है, हमने क्या फाइंड करना है और हमें यानी कि क्या फाइंड करना है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले मैं ये करता हूँ कि बुक लेता हूँ, उससे स्टेटमेंट पढ़ते हैं, गिवन डाटा लिखते हैं और उसके बाद खुद मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो दोस्तों इससे पहले आपको जो मैंने प्रोसीजर बताया इसको माइंड में रखें और देखें कि फार्मूला कैसे हल होता है। तो अब मैं बुक ले लेता हूँ, तो उसके बाद हम फिर देखते हैं कि हमारे पास क्या गिवन है, क्या हमें फाइंड करना है। तो इसको मैं पहले बुक ले लेता हूँ। तो अब ये हमने बुक ले लिया है, तो इसमें है चैप्टर नंबर 3, तकरीबन पेज है बड़ा 32 पे फर्स्ट एग्जांपल है। तो पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि जो इस चैप्टर की 3.1 एग्जांपल है
दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर बोर्ड और नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर एनी मंथली टेस्ट्स और नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर एनी टाइप ऑफ एग्जामिनेशन बट एक्सेप्ट कंसेप्चुअल। कि दोस्तों कंसेप्ट वाले पेपरों के अलावा ये किसी में इम्पोर्टेंट नहीं है, बिकॉज देयर इज नो गिवन डाटा इन द स्टेटमेंट एंड वी फाइंड डिस्टेंस एंड ईटीसी। तो दिस इज नॉट पॉसिबल कि ये अब बोर्ड में आ जाए। तो हम इसे करेंगे लाजमी, क्योंकि ये हमें कंसेप्ट बिल्ड हो जाएंगे। उसके बाद हमें ये मदद करेगी कि हम बेहतर हो जाएं और आप हर चीज़ बेहतर कर सकें। तो दोस्तों आप पढ़ते हैं पहली एग्जाम्पल। तो जैसे कि मैंने आपको पहला स्टेटमेंट पढ़ाई थी, तो पहले उसकी स्टेटमेंट अच्छे तरीके से पढ़ लें। तो हमारे पास गिवन डाटा है द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द कार एंड द फाइंड डिस्टेंस कवर्ड। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ कार है मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, सीधी रोड पर एक कार जा रही है कि हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ से पता चलता है। कार के मोशन का बताएं एंड फाइंड द डिस्टेंस, और डिस्टेंस उसका फाइंड करें। तो पहला स्टेप है, इसकी हमें कुछ नहीं दिया गया, तो वो हमें डिस्टेंस फाइंड करने का कहता है। तो लेट हम अब करते हैं, अब हमें कुछ लेट करना पड़ेगा। तो अब हमने लेट इधर बुक में किया गया है, तो हम अपनी मर्जी से कर लेते हैं। तो इससे हमारे यानी कि हमारा मकसद है कि आंसर मुख्तलिफ आ सकते हैं। द ग्राफ टेल्स अस दैट द कार स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीज यूनिफॉर्मली टू 20 मीटर सेकंड इन टाइम। तो पहले इसका मैं गिवन डाटा लिखता हूँ, फिर उसके बाद इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। अब इसका गिवन डाटा है कार इनिशियली शुरू होती है अब वो कहता है कि कार इज इनिशियली एट रेस्ट, यानी कि कार शुरू में रेस्ट की हालत में, तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास होगी 0। तो वो फिर कहता है कि 20 मीटर सेकंड इनवर्स की स्पीड के साथ वो यूनिफॉर्मली यानी कि एक ही स्पीड के साथ एक ही टाइम में चल रही है। तो टाइम हमें वो देता है 5 सेकंड है, यानी कि 5 सेकंड में 20 मीटर सेकंड इनवर्स की स्पीड के साथ चल रही है। तो दोस्तों 20 मीटर सेकंड इनवर्स की स्पीड के साथ कार चल रही है। तो इसमें फाइंड क्या करना है? फाइंड हमें करना है डिस्टेंस। तो अब गौर से बात को समझेंगे। स्टेटमेंट फर्स्ट वी रीड स्टेटमेंट विद द फुल अटेंशन and then we solve the numerical easily. So आपको इससे पहले एक बात बता दूं कि चलो इसके बाद वो बात कर लेते हैं, न्यूमेरिकल थोड़ा सा हो जाए, क्योंकि काम फिर करना है ना साथ साथ। तो अब हमारा है कि डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। सॉल्यूशन दोस्तों स्टेटमेंट ये कहती है कि एक कार है, कार कैसे है कि वो शुरू में रेस्ट पर खड़ी थी, फिर वो स्टार्ट हुई, तो 5 मीटर सेकंड इनवर्स की स्पीड 5 सेकंड में वो 20 मीटर सेकंड इनवर्स स्पीड के साथ यूनिफॉर्मली जा रही है। तो वो अब 5 मीटर में 5 सेकंड में 20 सेंटीमीटर करती है, 5 अगले सेकंड में 20 सेंटीमीटर करती है। इसी तरह दिस इज यूनिफॉर्म स्पीड and this is speed of final velocity। तो अब ये फाइनल वेलोसिटी की स्पीड हो गई। अब आपको मैं एक बात बता दूं कि अब हमें फाइंड करना क्या है। तो वो कहते हैं हमें डिस्टेंस फाइंड करना है।
this is not possible to find distance through this given data. So we require some things which are needed us to solve this numerical to find distance. What kind of given data, तो अब किस किस्म का हमें चाहिए वो आपको बताते हैं। तो इससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि फोर्स का फार्मूला F = ma है। तो आप हैरान हो जाएंगे कि फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो का फार्मूला है m और t डॉट v। तो उससे ये नहीं है कि गिवन डाटा में दिया गया हो बस हमने फोर्स = ma फाइंड करना है, तो इस तरह नहीं। तो ये आप गौर से समझिए कि हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हमें गिवन डाटा के डिस्टेंस के फार्मूले अब आप माइंड में लें। तो डिस्टेंस का फार्मूला है एक VIT + 1/2 AT स्क्वायर और S = VF² - BI² बटा 2G। तो ये तो अब हो गए डिस्टेंस के फार्मूले। तो इनमें से तो हम फाइंड नहीं कर सकते कि यहाँ एक दो चीज़ें कम हो रही है। एक तो ये डिस्टेंस खुद कम हो रहा है, उसके बाद एक और वैल्यू भी कम हो रही है। तो दोनों वैल्यू में आप देखें फार्मूले में तो एक चीज़ कॉमन आपको नजर आएगी जो इधर नहीं है, तो वो है एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन। तो पहले इसे देखें कि इसके मुताबिक हम इधर से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है? एक्सेलरेशन का फार्मूला ये है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यानी कि वक्त के दौरान, किसी भी वक्त के दौरान वेलोसिटी का तब्दील होना, इसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो दोस्तों एक्सेलरेशन हमने फाइंड करनी है, उसके बाद हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो अब देखें कि एक्सेलरेशन का फार्मूला हमें इधर दिया गया है, हमें इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और टाइम गिवन दिया गया है। तो इससे हम आसानी से एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं। तो एक्सेलरेशन की अब डेफिनेशन क्या होगी? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसी वक्त के दौरान, यानी कि बात यह है कि एक कार जा रही है, वो अपनी स्पीड को तब्दील कर देती है, यानी कि एक प्लेन रोड पे जा रही है, आगे गड्ढे वाला रोड आ गया है, तो वो अपनी स्पीड को कम कर देगी, तो इससे उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा। तो वक्त के दौरान जो चेंज है वो एक्सेलरेशन है। सो ये बात तो आपको समझ आ गई होगी। तो अब इसमें पुट करते हैं इस फार्मूले में वैल्यूज को। वी ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन एंड देन वी फाइंड द डिस्टेंस। सो अब हम पुट करने वाले हैं वैल्यूज। VF हमारे पास 20 मीटर सेकेंड, VI हमारे पास 0 है, तो टाइम हमारे पास 5 है और फाइंड हमने एक्सेलरेशन करना है। तो एक्सेलरेशन = 20/5। तो ये तो हमारे पास पहला स्टेप कंप्लीट हो गया कि हमने एक्सेलरेशन फाइंड कर। तो अब हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो आप डिस्टेंस के फार्मूले माइंड में ले आए। S = VIT + 1/AT। तो उसके मुताबिक हमारे पास सब कुछ मौजूद है। S = VF² - BI² बटा 2A। तो उसके मुताबिक हमारे पास दोनों चीज़ें, सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए? तो अब मैं आपको ये बता दूं कि इसको मैं उस साइड से कर देते हैं कि अब इसके साथ हम क्या खेल खेलने वाले हैं। तो ये हैं डिस्टेंस के फार्मूले।
दोस्तों हमारे पास ये फार्मूले हैं। तो अब पहले आपको मैं ये बताऊं कि ये फार्मूले हमें कहाँ से, ये आपका क्वेश्चन मिलता है, आपका ये क्वेश्चन बनता है कि ये फार्मूले कहाँ से आए हैं, तो मैं इसका आपको जवाब और ज़रूर दूंगा। कि दोस्तों ये फार्मूले आपने अगर 9th पढ़ी है, यकीनन पढ़ी होगी, तो उसमें गालिबन तकरीबन चैप्टर नंबर 2 में 13 इक्वेशन की मोशन ऑफ इक्वेशन थी। तो उसमें फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड थी, तो ये उन्हीं में से है। तो दोस्तों फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं, सेकंड इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन मोशन है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम प्रूफ कर चुके हैं कि ये कैसे आती है, ये क्या करती है, तो ये हम प्रूफ कर चुके हैं। तो दोस्तों अब हमारा क्या काम है, तो हमारा अब काम है कि आपको, चलो मैं एक बार फिर रिवाइज करवा देता हूँ उसी से कि देखें कि हमने ये क्या किया था। तो दोस्तों हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, टाइम एक्सिस हॉरिजॉन्टल, ये ओरिजिन है, ये है हमारे पास है बड़ी वेलोसिटी। तो दोस्तों देखें कि ये अब इसी पे हम आपको समझाते हैं। दिस इज स्लोप ऑफ लाइन। ये हमारे पास रेक्टेंगल है, ये हमारे पास ट्रायंगल, ये हमारे पास रेक्टेंगल का एरिया है। जैसे कि आपको मालूम है कि ये हमारे पास ट्रायंगल का तो ये हमारे पास ट्रायंगल का फॉर्मूला है। तो टाइम, ये टाइम है और ये वेलोसिटी है। वेलोसिटी वर्टिकल है, ये टाइम हॉरिजॉन्टल है। S = VIT, जैसे कि आपको ट्रायंगल का फॉर्मूला भी आपको पता है कि क्या है। तो इससे जब प्लस करते हैं दोनों इक्वेशंस को, ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास आ जाती है। तो अब ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी हमने किसी से फाइंड की थी, तो ये फर्दर अगर हम इसको प्रूव करते रहे तो हमारे टाइम लग जाए। तो दोस्तों अब ये देखेंगे आपको कोई दोनों इक्वेशन में से कौन सी इक्वेशन पसंद है। तो इससे पहले आपसे मैं एक एडवाइस कर लेता हूँ। तो वो एडवाइस क्या है कि दोस्तों नमाज पढ़ें 5 वक्त, कामयाबी आपके कदम से। तो दोस्तों नमाज पढ़ते रहें, इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे हो जाएंगे, आपका ईमान अच्छा हो जाएगा। तो उसके बाद ये एक और बात कि यहाँ मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये कोई आसान काम नहीं है। 1 घंटा खड़े होकर एक जगह पर बोलना और समझाना, पढ़ना और बात है, पढ़ाना और बात है। तो मैंने इधर व्हाइट बोर्ड लगवाया है ताकि मैं मोटिवेट हो सकूँ, मेरे कंसेप्ट्स क्लियर हो सकें। इससे पहले तो मेरी जो फ़ायदे हो रहे हैं, आपको मैं फ़ायदे बताऊँ तो आप हैरान हो जाएं। मेरी इनकम हो रही है, उसके बाद देखें कि मेरी खुद की स्टडी ज़ाया नहीं हो रही, मैं खुद पढ़ रहा हूँ इधर। जो मेरा मकसद है कि मैं भी खुद स्टूडेंट हूँ इस क्लास का, लेकिन मैं टीचर बना हूँ, तो मैं खुद भी पढ़ रहा हूँ, मेरे कंसेप्ट्स बहुत अच्छे क्लियर हो रहे हैं। तो उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो रहा है। तो इससे मेरे फ़ायदे देख रहे हैं। तो अगर आप लोग भी मेहनत करेंगे, बात एक सब्सक्राइब की नहीं है, ये मोटिवेशन की है। यानी कि अगर और लड़के मुझे हम उम्र के देखेंगे ये पढ़ा सकते हैं, तो हम क्यों नहीं पढ़ा सकते। तो दोस्तों आप पढ़ाएं, इंशाल्लाह आप मुझसे भी अच्छा पढ़ा सकते हैं, आप मेरे से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकते हैं। तो उम्मीद काफ़ी है कि आप ये पढ़ते रहेंगे। तो उसके के बाद एक लाजमी बात कि दोस्तों मेहनत करें। मेहनत इंसान को बुलंदी तक ले जाती है और जो सुस्ती है इंसान को नीचे ले आती है। जो वो बोता है वो ही वो पाता है। तो इससे पहले अब आपको मैं एक मिसाल दे दूँ कि हमारे प्यारे नबी
हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी जिंदगी मेहनत से आभारत है। हालांकि वो शहंशाह वक्त हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो शख्सियत जब मेहनत करती है तो हम क्या चीज़ है। आजकल हमें बड़ा नखरा है कि हम मेहनत नहीं करते, लोग क्या कहेंगे, मेहनत में बरकत है। तो दोस्तों उसके बाद ये देखें कि आप अगर मेहनत करेंगे तो आपको इसका रिवार्ड हासिल होगा। एक और एग्जांपल देख लूँ, क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो कि बानी पाकिस्तान है। तो दोस्तों उस शख्स की कामयाबी किससे आई, तो इस बारे में हम बात करते हैं। पहले से अभी कर लेंगे कि क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, तो वो शख्सियत ऐसे थे कांगड़ी, तो उनके पास ऐसी कौन सी ताकत थी कि वो रहनुमा बने। बहुत ही मेहनत, वो दिन दिन सारी रात मेहनत करते अपने मुल्क को आज़ाद कराने के लिए। तो इससे हमें जाहिर होता है कि मेहनत ही कामयाबी की कुंजी है। तो उनका मोटो क्या था, उनका नारा क्या था, उनका मंशूर क्या था। तो दोस्तों उनका मंशूर था वर्क एंड वर्क, काम करो और काम करो, यानी कि काम के बगैर मेहनत, यानी कि मेहनत करो। तो यानी मेहनत के बगैर कोई भी शख्स इस दुनिया में कामयाब नहीं हो सकता। तो हमें चाहिए कि हमें मेहनत करनी चाहिए ताकि हम इस दुनिया में कामयाब हो सकें। तो इससे मैं आपको एक एग्जांपल दे के बताता हूँ। चलो अपने शायर मशरिक अल्लामा इकबाल की एक शेर पढ़ लेते हैं। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो दोस्तों मेहनत करने वाली की अज़मत तो आपको इल्म हो गया होगा। तो हम अपने इंशाल्लाह आप नमाज भी पढ़ेंगे, मेहनत भी करेंगे तो कामयाबी आपकी तवियों को चूमेगी। तो अब हम अपने असल उसके टॉपिक की तरफ लौट आते हैं। तो उम्मीद काफ़ी है कि आपको ये बातें समझ आ रही होंगी। तो अब हम सेलेक्ट करते हैं कि इन दोनों में से हमें कौन सा फॉर्मूला हो। ये भी पुट कर सकते हैं, ये भी पुट कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये माकूल फॉर्मूला ये वाला। तो अब मैं इधर रेस करता हूँ, उसके बाद रेस करने के बाद फिर मैं आपको ये आंसर इसका निकाल के दिखाता हूँ। तो ये इसे हम रेस करते हैं इधर से, ये वाला रेस कर देते हैं। तो इधर कर लेते हैं, बाद में रेस करेंगे। S is equal to VI plus 1/2 AT। तो ये हमारे पास दोस्तों फार्मूला है। तो S फाइंड करना है, VI की वैल्यू 0 है, T की वैल्यू 5 है, प्लस 1/2 A की वैल्यू हमारे पास है बड़ी एक्सेलरेशन की 4, T स्क्वायर है, T की वैल्यू हमारे पास है 5, तो इसका स्क्वायर लो। तो अब हम इसे रेस कर लेते हैं क्योंकि हमने लिख लिया है जो हमें ज़रूरत थी। तो अब देखेंगे आप इसे सॉल्व करते हैं। S इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या होगा। साफ जाहिर बात है कि ये 0 ही होगा। 0 के साथ जो भी मल्टीप्लाई वो 0 हो जाता है, या चाहे वो इंसान उस 0 के साथ रहे तो वो 0 हो जाता है। अगर वो किसी नंबर 1 के साथ रहे तो नंबर 1 तो 1/2 4 5 का स्क्वायर, तो इसे इस तरह कर देते हैं 2 25 25 2 का 50। तो दोस्तों हमारे पास इस न्यूमेरिकल एग्जाम्पल का ये आंसर आया है।
आप देख सकते हैं इधर, आपको इधर हमने बोर्ड करके दिया, ये आंसर है। तो फ्रेंड्स ये वाला जो न्यूमेरिकल है सिर्फ हमने कॉन्सेप्ट के लिए किया है, ये बोर्ड में नहीं आता। तो दोस्तों अब मेरा मकसद क्या था, आपको ये न्यूमेरिकल कराने का मेरा मकसद क्या था, आपको मैंने आपको ईच एंड एवरीथिंग माइन्यूटली समझाई विद फुल अटेंशन विद फुल हीट। तो अब मुझे क्या फ़ायदा हो, तो आपको और क्या फ़ायदा हो, तो इससे मेरे तो एक कंसेप्ट क्लियर हो। तो दोस्तों अब आपको इससे क्या फ़ायदा हुआ, तो ये मैं आपको बताता हूँ। ये तो वैसे बोर्ड में आता नहीं है, तो इससे आपके कंसेप्ट क्लियर हुए हैं, आपको कुछ ऐसी चीज़ें पता चल गई हैं जो एमसीक्यूज में आ सकती हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वाला न्यूमेरिकल हमें एग्जांपल नंबर 1 आपको पसंद आई होगी, तो और समझ भी आई होगी। तो अब हम इसे रेस करके एग्जांपल नंबर 2 की तरफ। एग्जांपल नंबर 2, तो एग्जांपल नंबर 2 करते हैं। तो इसका पहले हम लिखेंगे गिवन डेटा। तो अब इससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं दोस्तों, आप इस दुनिया में अगर लोगों के साथ अच्छा रहेंगे तो आपके साथ भी लोग अच्छा रहेंगे। तो इससे आपको मैं एक और बात बता दूं कि हमें अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ को मद्देनजर रखना चाहिए कि इंसानियत। आप कभी कभी कोताही कर जाते हैं कि ये काफिर है इसकी मदद ना करो, लेकिन वो आपकी मदद से मुतासिर होकर मुसलमान भी हो सकते हैं। तो इंसानियत का रिश्ता बहुत ही अहम है। तो उसके अलावा एक और बात बताऊँ कि वालिदैन की इज्जत करें, वालिदैन का एहतराम करें, क्योंकि वालिदैन जैसी हस्ती इस दुनिया में है नहीं, और ना ही मकसद नहीं है। अल्लाह कहता है कि मैं 70 माओं जितनी मोहब्बत करता हूँ। दोस्तों एक माँ आपको इतनी मोहब्बत करती है, तो अपना रब अल्लाह हमें कितना प्यार करता होगा। तो अल्लाह दोस्तों देखें कि आप लोग इस बात को नहीं देखते कि आपका इस चीज़ में अच्छाई है या बुराई है, आप बस अल्लाह से मांगते हैं, लेकिन अल्लाह हर चीज़ देखता है, क्योंकि वो इस जहां कायनात का खालिक व मालिक है। तो उम्मीद है कि मैं आपको ये बातें समझ आई कि मैं आपको ये बातें क्यों करता है, मेरा कोई दिमाग ख़राब तो नहीं, ये मेरा फ़र्ज़ है, दिस इज़ माई ड्यूटी। अगर मैं अपनी ड्यूटी सर अंजाम नहीं देता तो मैं गुनाह कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैं इसलिए आपको ये ज़रूर बातें करता रहता हूँ कि अच्छा रहें, लोगों के साथ कोऑपरेट करें, दूसरों का भला करें, दूसरों के साथ अच्छाई करें, तो आपके साथ अच्छा होगा, लोग भलाई करेंगे तो अल्लाह भी आपसे खुश हो जाएगा। जब अल्लाह आपसे खुश हो जाएगा तो आप इस कायनात में बहुत ही खुश हो जाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको ये नसीहतें करता रहता हूँ और करता रहूँगा, तो इंशाअल्लाह आप लोग इस पर अमल करते रहेंगे। तो मैं आपको एक और बात बता दूँ कि मैं ये न्यूमेरिकल आपको ऐसे नहीं समझा रहा, इसमें मेरी मेहनत लगेगी। तो 1 घंटा खड़ा होकर रहना, दिस इज़ नॉट ईजी। तो ये कोई आसान बात तो नहीं है, इसलिए मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताता हूँ कि ताकि आप अपनी ज़िंदगी के मेयार को बेहतर कर सकें, कि आप लोग एक ऐसी शख्सियत बन सकें कि लोग आपको पहचान सकें, लोग आपके एक आपका मर्तबा हो। तो दोस्तों हमारे पिछले साइंसदान जाबिर बिन हयान, अब्दुल मालिक आसमाई और इसी तरह के मकसद है कि Abu al-Sina, these are the great scientists, and in the math history Al-Khawarizmi। तो
तो ये लोग इस्लाम के बहुत ही होनहार और बहुत ही ज़बरदस्त साइंसदान, इन्होंने अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए, इनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे। तो ये लोग दोस्तों, एक बात मैं अक्सर सोचता रहता हूँ कि तब तो टेक्नोलॉजी का दौर नहीं था, कंप्यूटर का दौर, और जिसे हम कहते हैं तब कंप्यूटर का दौर नहीं था। तो दोस्तों, कंप्यूटर का दौर अब आए तो अब इतनी तरक्की, पहले उनकी ऐसी बातें अब भी साबित हो रही हैं। तो अगर उनके पास यही, अगर उन लोगों के पास यही यानी कि फैसिलिटीज उस दौर में मौजूद होती तो वो इस दुनिया में हलचल मचा बस। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपने कंसेप्ट क्लियर करेंगे। अब देखेंगे एक शख्स मर जाता है, उसका नाम होता है, तो आप नाम कायम करें, आपका एक नाम हो, आपका एक मर्तबा हो, आपने इस दुनिया से लाजमी जाना है, ये हर मज़हब में। तो मुझे उम्मीद काफ़ी है कि आपको मेरी ये नसीहतें समझ आ रही होंगी। तो अब हम अपने न्यूमेरिकल यानी कि एग्जाम्पल की तरफ लौट आते हैं। तो मैं बुक से गिवन डाटा लिखता हूँ, तो उसके बाद मैं आपको सॉल्व करवाऊँगा। तो एग्जाम्पल है भाई, एग्जाम्पल नंबर 2 3.2। और एग्जाम्पल नंबर 3.2 तकरीबन पेज है 57। तो आपको मैंने कुछ असूल बताए थे, उम्मीद है कि आपको याद होंगे। तो वो असूल क्या थे? तो वो असूल थे कि दोस्तों, अब गिवन डाटा, पहले आपको स्टेप्स मैंने बताए हैं। क्या स्टेप्स बताए हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट। तो आप लोग स्टेटमेंट को जितने अच्छे तरीके से समझेंगे तो आप न्यूमेरिकल को उतने अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे, तो आपका आंसर भी एक्यूरेट आएगा। तो अब आपको मैं बताता हूँ कि इस बारे में। Two spherical balls of mass 2 kg and 3 kg. Masses are moving towards each other with velocities of 6 meter second inverse and 4 meter second inverse. दो मैसेज हैं, एक है M1 और दूसरा है M2। तो M1 का मैस है 2 kg, तो दूसरे का है 3 kg। जो पहला मास है वो 6 मीटर सेकंड इनवर्स की स्पीड के साथ जा रहा है, और जो दूसरा मास है वो 4 मीटर सेकंड इनवर्स की स्पीड के साथ जा रहा है। उनकी अब कलैयर के बाद वेलोसिटी v2 दी गई है, हमें v1 हमने फाइंड करनी है। v2 उनकी 3 है। तो आपको मैं बताऊं कि देखें कि दो स्फीयर्स हैं, दोनों जा रहे हैं, एक 4 की स्पीड, एक 6 की स्पीड। पिछला 6 की स्पीड, अगले वाला 4, यानी कि 6 वाला तो उसके साथ पहुंच जाएगा और परियन करेगा, तो उसे टक्कर मारेगा, आगे चली जाएगी, तो उसकी बाद की वेलोसिटी हम फाइंड करने जा रहे हैं। तो वो कैसे फाइंड होगी इस बारे में आपसे हम बात करेंगे। तो पहले हम गिवन डाटा लिखते हैं। तो गिवन डाटा हमारे पास है बड़ा, 2 spherical balls M1 M2 moving toward with each other with velocities of v1 6 meter second inverse and v2 is equal to 4 meter second inverse. इसका वेलोसिटी अब v2 प्राइम हमें दिया गया है, v2 प्राइम है 3 मीटर सेकंड इनवर्स। अब हमने फाइंड क्या करना है, टू फाइंड ये चीज है।
तो गिवन डाटा हमने लिख दिया, तो मैं बुक रख देता हूँ। तो अब हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। अब इधर हम डायग्राम बनाते हैं। मासेस है M1, जिसका मैस है 2 किलोग्राम। M1 है, उसका 2 किलोग्राम। V1 के लास्ट के साथ है। N2, अब N2 है हमारे पास, इसका मास ठीक है, ये इससे बड़ा है। ये इसके साथ V2 तो अब वो हमें कहता है कि यानी कि साफ जाहिर बात है कि वेलोसिटी V1 6 सेंटीमीटर है, ये वाला मास 6 मीटर सेकंड मास की स्पीड के साथ जा रहा है, और ये वाला मास यानी कि 4 मीटर सेकंड मास की स्पीड के साथ जाएंगे। तो ये दोनों जब एक दूसरे के साथ कलियन करेंगे, यानी कि ये तब साफ जाहिर बात है कि ये इसके करीब जल्दी पहुंचेगा, ये इतना डिस्टेंस कहीं करेगा तो ये इतना, तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से टकरा जाएंगे। तो अब हमें स्टेटमेंट वाला ये कहता है कि आप इनके टकराने के बाद की वेलोसिटी मालूम करें, वो भी V1 प्राइम की, V2 प्राइम कुछ नहीं है कितनी है। तो अब ये अब इनकी कलियन होगी, ये कलियन होगी इनकी। M1 M2, अब ये एक दूसरे से जैसे कि हमने बात की कॉलिजन, अब इसके बाद की वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है। तो ये इधर इधर इस दूसरे से रिजल्ट करेंगे। तो ये इधर ये बिफोर कॉलिजन है, अब ये कॉलिजन के बाद M1 V1 प्राइम M2 V2 प्राइम। तो इनकी अब वेलोसिटीज चेंज हो गई। जब इनकी वेलोसिटीज चेंज हो जाएंगी तो ये वाली वेलोसिटी में फाइंड करनी है, इसकी हमें उसने बताया कि 3 मीटर सेकंड बस स्पीड के साथ चल रहा है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है आगे। तो मैं सॉल्व करता हूँ न्यूमेरिकल को, इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो फाइंड इधर लिख रहे हैं। तो दोस्तों अब जैसे कि आपको पता है कि अब हमने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये बात है। सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, इसकी हम पहले डेफिनेशन करते हैं। द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर कॉलिजन रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि किसी भी सिस्टम की लीनियर मोमेंटम आफ्टर एंड आइसोलेटेड सिस्टम की आफ्टर एंड बिफोर कॉलिजन रिमेन्स कांस्टेंट रहती है। ये क्यों रहती है, इसकी वजाहत भी हम करेंगे। तो अब बात ये है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम का फार्मूला लिखते हैं।
तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब डेफिनेशन से हम कुछ चीजें निचोड़ कर निकालते हैं और आपको उसकी वजाहत पता है। The total linear momentum of the system before and after collision remains constant. अब total linear momentum of a system, isolated system, तो पहले बात की जाती है कि isolated system क्या है। तो इधर मैं isolated system की डेफिनेशन लिखता हूँ। The system in which no external force is active, यानी कि ऐसा सिस्टम जिस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना कर रही। तो ये बात है कि अब आपके दिमाग में सवाल उठेगा, ये क्या बात है, सिस्टम है उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही लेकिन इंटरनल फोर्स एक्ट कर रही है। तो अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इसके एग्जांपल में देख लेते हैं। एग्जांपल गैस molecules encloses in सिलेंडर, यानी कि सिलेंडर में मौजूद गैस के पार्टिकल्स वो अब सिलेंडर के अंदर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रही है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं, वॉल्स ऑफ यानी कि सिलेंडर से टकरा रहे हैं, लेकिन इनमें एक बात है कि इनमें एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं है। तो इस बात को भी मैं आपको इधर बोर्ड पर ठीक से समझा देता हूँ। तो ये देखो, ये हमने सिलेंडर बनाया है, ये सिलेंडर। अब इसके अंदर गैस मॉलिक्यूल्स फिल कर देते हैं। ये सिलेंडर है, मेटल शीट ऑफ सिलेंडर, मेटल शीट ऑफ सिलेंडर, ये मेटल शीट ऑफ सिलेंडर है, और ये हमारे पास है गैस मॉलिक्यूल्स। तो अब ये गैस मॉलिक्यूल से ये इसके साथ टकरा रहा है, ये इसके साथ टकरा रहा है, ये इसके साथ, ये वॉल्स ऑफ सिलेंडर के साथ टकरा रहे हैं। तो इनके अंदर इंटरनल फोर्स एक्ट कर रही है, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट कर रही, क्योंकि बाहर लोहे की शीट है। तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स आप उसके ऊपर जमीन पर मारे तो उससे कुछ नहीं होगा उसके अंदर, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगी। तो इधर नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट। यानी कि ऐसा सिस्टम जिसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना कर रही हो तो हम उसे आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। तो अब इस फार्मूले में हमें जो गिवन है तो हम उसे एक साइड पे कर लेते हैं, तो जो हमें नहीं गिवन तो हम उसे भी एक साइड पर कर लेते हैं। तो दोस्तों अब इससे पहले मैं आपको ये बात बताता चलूं कि देखिए कि 1 घंटे से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आपको कुछ समझ आ रही है या नहीं आ रही, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे क्योंकि इससे मैं खुद को बेहतर कर सकूं। n1 तो हमने फाइंड करना है v1 प्राइम। इस तरह करते हैं कि इधर ही वैल्यूज पुट करना शुरू कर देते हैं। n1
M1 हमारे पास है 2 kg। तो दोस्तों आपको मैं इससे पहले एक बात बता दूं कि टोटल लिनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कॉलिजन जीरो होती है। साफ जाहिर बात है कि बिफोर कॉलिजन वो रेस्ट में थे तो उनकी जीरो होगी। तो अब देखें कि V1 क्या है। V1 हमारे पास 6 सेंटीमीटर। अब हमारे पास प्लस M2 क्या है। M2 हमारे पास 3 kg। तो V2 हमारे पास क्या है 2 kg। थ्री के जी 2 kg है हमारे पास। तो अब इधर जाते हैं 6 kg V1, 6 kg V2, 4 kg। तो अब हमारे पास M1 है, V1 है। M1 क्या है 2 kg। तो V1 प्राइम हमें फाइंड करना है प्लस M2 हमारे पास क्या है 3 kg। V2 प्राइम V3, V2 प्राइम हमारे पास है 4 मीटर। तो आप देखेंगे दोस्तों 6 2 का 12, 4 के 12, तो ये 0 हो जाएगा। तो डेफिनेशन शो करती है टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कॉलिजन इज 0। तो ये इससे प्रूव हो गया। अब 12 हो जाएगा ये, क्योंकि V2 प्राइम 3 मीटर सेकेंड इनवर्स है और M2 हमारे पास 3, तो ये 9 हो जाएगा। 9 प्लस 2VI, तो ये प्लस होना है तो इधर माइनस हो जाएगा। इधर माइनस आएगा, इधर माइनस आएगा, इक्वल टू ये प्लस हो जाएगा इधर 2V। तो ये हमारे पास 4.5 V1 प्राइम हमारे पास ये है। तो आगे दोस्तों तो अब इससे पहले कि हम एक बात कर लेते हैं, फिर हम इस न्यूमेरिकल को आपको रिवाइज करवाएंगे। तो दोस्तों अब क्या बात है कि दीज आर, इसकी अब मैं इंपॉर्टेंस बता दूं कि कुछ लोग, कुछ बच्चे ये तस्वुर करते हैं कि जो एग्जाम्पल्स हैं वो चेक नहीं आते हैं। दिस इज रॉन्ग कंसेप्ट, दिस इज रॉन्ग नोशन। एग्जाम्पल अक्सर बोर्ड में आ जाती है। तो अगर आपने बोर्ड में अच्छे नंबर हासिल करने हैं तो आपको सब कुछ आना चाहिए। Each and everything you have learned and keep it in mind minutely, then you will attain, you will achieve good remarks, and also you will able to develop your concepts। तो बात दोस्तों ये है कि ये नहीं है कि दोस्तों यहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ तो इससे मुझे इनकम मिल रही है। तो बात अब बढ़ गई, जैसे कहते हैं ना बात बढ़ गई। तो दोस्तों बात ये है कि इधर मैं अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करता हूँ, मेरे कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो रहा है और मेरा यानी कि स्पोकन इंग्लिश अच्छी हो रही है। तो मैं अब पहले जब वीडियोस बनाता था तो उसमें मैं बहुत झिझकता था, यानी कि मैं वीडियो बनाने से डरता था और मैं अकेले में भी मोबाइल पर वीडियो नहीं बना सकता। तो अब उसमें से झिझक खत्म हो गई है और अब मैं कहीं भी वीडियो बना सकता हूँ, बिकॉज मेरा फेयर दिल से खत्म हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि आप भी यही काम करेंगे और मेरा साथ देंगे। क्या साथ देंगे कि आप सब लोग भी ये काम करें, क्योंकि आप लोग मुझसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकते हैं। ज़रूर नहीं कि मैं परफेक्ट हूँ, क्योंकि मुझ में बहुत सारी गलतियाँ होंगी। तो परफेक्ट इंसान कभी भी नहीं हो सकता। तो इंसान जो अपनी गलतियों को दुरुस्त करे तो वो इंसान बहुत ही बेहतर होता है।
तो दोस्तों बात अब यहाँ तक आ गई है कि मैं आपसे कुछ और बात करना चाहता हूँ कि आप सब इसी तरह मेहनत करें। ये देखें कि ये किया हुआ कोई आसान काम नहीं है। आप तो पढ़ लेते हैं 1-1 घंटा 2-2 घंटा, लेकिन किसी को पढ़ाना वो भी वाइट बोर्ड पर, तो ये दोस्तों बहुत ही एक मुश्किल बात है, बहुत ही मुश्किल बात है। तो मुझे उम्मीद काफ़ी है कि आपको ये बातें समझ आ रही होंगी। तो मैं अब आपको फिर से एग्जाम्पल नंबर 2 रिवाइज करवा देता हूँ। तो अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 को रिवाइज करते हैं। तो दोस्तों अब हम इसको रिवाइज करने वाले हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, तो एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें उसने मास बांध दिया था, इतना है। मास 2 भी दिया था हमें, इतना है। मास वेलोसिटी नंबर बांध भी दी थी, मास की वेलोसिटी नंबर 2 भी मास की दी गई थी। तो ये भी हमें वो देता है, ये भी देता है, ये भी देता है, ये भी देता है। v2 ऊपर आए मतलब कि आफ्टर द कोलिजन जो मास 2 है तो उसकी वेलोसिटी भी देते हैं। और हमें अब क्या कहते हैं कि v1 प्राइम फाइंड। तो हमारे दिमाग में सीधी सीधी बात आती है कि इधर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है? According to the law of conservation of momentum, the total linear momentum of an isolated system before and after collision यानी कि remains constant। यानी कि वो कहते हैं कि जो linear momentum है सिस्टम की, वो टकराने से पहले, जब स्फीयर एक दूसरे से टकराए नहीं थे, टकराने से पहले जब ऐसे जा रही और टकराने के बाद, तो वो बिल्कुल कांस्टेंट रहती है। तो फिर मैंने आपको बताया कि आपके चलो कंसेप्ट्स क्लियर हो जाए, याद आदमी तो नहीं है ये। अब आपको मैंने बताया कि ये लीनियर, ये आइसोलेटेड सिस्टम क्या है। द सिस्टम इन विच नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग इज कॉल्ड, यानी कि ऐसा सिस्टम जिस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना कर रही हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड का लफ्ज ही ऐसा है। तो आजकल आइसोलेशन वर्ड बड़ा चला हुआ है, अलग हो जाए, यानी कि ये एक्सटर्नल फोर्स से अलग होती है, इसके नाम से ही जाहिर होता है। The total linear momentum of the system before and after collision remains constant। फिर हमने आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में, The system in which no external force is acting। तो अब वो कैसा सिस्टम हो सकता है? मैंने आपको बताया कि gas molecules enclosed in a cylinder, closed cylinder। यानी कि हमने एक सिलेंडर लिया, उसमें गैस मॉलिक्यूल्स फिट कर दिए। तो अब दोस्तों साफ है बात है कि अंदर वो एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं, एग्जर्ट फोर्स कर रहे हैं, प्रेशर पैदा हो रहा है। लेकिन एक और बात कि वो वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ भी टकरा रहे हैं। तो ये तो इंटरनल फोर्स एक्ट हो गई, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं, क्योंकि सिलेंडर बंद है। आप उसे अगर मुक्का मारें तो उसमें कोई चेंज नहीं है, उसकी मोमेंटम में, मोशन में कोई भी चेंज नहीं आएगी। तो दोस्तों अब फिर हमने ये सिलेंडर बनाया। देखिए ये हमारा सिलेंडर है। तो इसे मैं प्यारा सा बना देता हूँ थोड़ा मजीद। तो इसके अंदर हमने गैस मॉलिक्यूल्स फिल कर दिए, ये एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं, इसके साथ टकरा रहे हैं और वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ भी टकरा रहे हैं। दोस्तों ये एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं, ये एक दूसरे के साथ इंटरनल फोर्स एक्ट कर रहे हैं, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट हो रही। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये आपको बात समझ आई होगी। फिर हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला फार्मूला पुट किया। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक अब हमें क्या था कि इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी। तो
तो हमने m1 की वैल्यू पुट की, v1 की वैल्यू पुट की, m2 की वैल्यू पुट की, v2 की वैल्यू पुट की, m1 की वैल्यू पुट की, v1 प्राइम हमने फाइंड करना था। उसके बाद देखेंगे दोस्तों अब हमें ये v1 प्राइम करना था। तो दोस्तों अब टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन्स कांस्टेंट, ये बात होगी फार्मूले में हमने वैल्यूज पुट कर दी। जब हमने फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दी तो हमारे पास ये आंसर आया v1 प्राइम, यानी कि हमें पता चल गया कि ये वाला मास जब ये कोलिजन के बाद ये वाला है, यानी कि इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है। तो दोस्तों अब आपको ये सब मैंने समझा दिया है। तो देखें दोस्तों अब क्या करना है हमें। तो दोस्तों आपको मुझे लगता है कि मैं कल समझ आ गया। तो दोस्तों आप इस बात को देखें कि 1 घंटा मैंने आपको 2 एग्जांपल्स कराए हैं, तो इस पर मैंने ईच एंड एवरी मेन्यू थिंग्स आर आपको मैंने आपके जहन में डाली है कि हालांकि मैं आपको चाहता, अगर मैं चाहता तो वो आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में ना बताता, इसके एग्जांपल के बारे में ना बताता, लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं दूसरों का भला करूँगा तो यानी कि मेरा खुद का भी भला होगा। तो दोस्तों इसी तरह मैं मेहनत करता रहता हूँ, तो आप मेरी वीडियोस देखते रहें, आपको मैं सब कुछ मैन्युअली समझाता रहूँगा और साथ आपको ये बताता रहूँ कि मेहनत लाजमी करें, क्योंकि सब कुछ ही मेहनत है। मेहनत नहीं करेंगे तो ये तो नहीं हो सकता अगर हम मेहनत ना करें। अगर हम ये चलो एक और एग्जांपल देते हैं, आप एक जगह पर खड़े हैं, आपने जाना है दूसरी जगह पर, तो आप क्या उड़ के जा सकते हैं? नहीं, आप हरकत करेंगे, चलेंगे तो आप उधर जा पहुंचेंगे। तो यानी कि इससे हमें जाहिर होता है कि हम मेहनत ही के जरिए किसी भी ऊंचे मकाम तक पहुंच सकते हैं। तो मेहनत इंसान को इंसान बनाती है, इंसान में निखार पैदा करती है, तो बोलने का तरीका बताती है। इंसान अगर इल्म हासिल, इल्म एक ऐसी लाजवाब दौलत है जिसको कभी जंग नहीं लगती, तो ये भी एक इल्म है। तो हमें इस इल्म को बढ़ाना चाहिए, दूसरों तक पहुंचाना चाहिए, तो इसी तरह हमारा इल्म बढ़ता रहेगा। तो अब दोस्तों उम्मीद करती है कि आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आ गया होगा। तो फॉर मोर वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स।